साथियों को मेरा नमस्कार। मैं जो बिश्नोई आपका स्वागत करता हूँ जेबी ऑनलाइन क्लासेस बाय टेक्नोलॉजी के यूट्यूब चैनल पर। देखो इस अपने आज टॉपिक है जो राजस्थान हिस्ट्री का करेंगे और राजस्थान हिस्ट्री में जो मुख्य टॉपिक मेवाड़ राज्य का इतिहास यानी कि भोहिल वंश के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज स्टार्ट करें भोहिल वंश पार्ट फर्स्ट होगा ये देखो। और इस संदर्भ में देखो कि जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन उन सभी के बारे में आज में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि भोहिल वंश किस प्रकार से आया और इसकी उत्पत्ति के बारे में आज पूरा डिटेल से जानेंगे, डिटेल से करेंगे इसको। तो देखो कि मेवाड़ अपना आज का टॉपिक है मेवाड़। पहली बात है कि ये जो मेवाड़ क्षेत्र है वर्तमान में इसको क्या बोला जाता है, ये कहां पर पड़ता है, अपने को ये पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो आपको ये होता है कि मेवाड़ है जो वर्तमान में कहां पर है, कौन सी रियासत को बोला जाता था। क्योंकि रियासत काल भाग की बात कर रहे हैं तो उसमें जो मेवाड़ है वो कौन सी रियासत से कहा जाता था, कौन सा क्षेत्र आता है वर्तमान में। वर्तमान में अगर बात करें तो ये उदयपुर, मुख्य रूप से उदयपुर, इसके बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़, भीलवाड़ा का कुछ क्षेत्र, राजसमंद, कौन सा क्षेत्र, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद का क्षेत्र और प्रतापगढ़ का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र, प्रतापगढ़ का क्षेत्र। तो ये मेवाड़ रियासत के तहत आता था। कौन से, पहला क्वेश्चन ये निम्न में से मेवाड़ रियासत में सम्मिलित नहीं, इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। किस प्रकार से, निम्न में से मेवाड़ रियासत के अंदर जो क्षेत्र सम्मिलित नहीं है उससे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़। कौन कौन से, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़। एक क्वेश्चन आपका ये बढ़ गया है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर वंश की, अगर बात करें ये तो क्षेत्र है तो वंश यहाँ पर भोहिल, कौन सा वंश था, भोहिल वंश था। और ये आगे दो पार्ट में विभाजित हुआ था क्योंकि भोहिल वंश की दूसरी अगर बात करें शाखा की तो दो शाखाओं में विभाजित हुआ था। तो एक तो था भोहिल और दूसरी शाखा कौन सी थी, सिसोदिया शाखा। तो ये दो शाखाएं थी। इसका जो समय काल रहेगा यानी कि अगर राजवंश की बात करेंगे तो 766 734 ईस्वी यानी कि और 734 लेकर 1326 ईस्वी तक। ये 1326 ईस्वी के बाद में यानी कि ये तो रहा था 1303 में, क्योंकि रावल रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है तो इसका टाइम पीरियड अगर पूछे तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 1303 ईस्वी। और 1303 ईस्वी से 1326 ईस्वी के मध्य अगर काल पूछे मेवाड़ के अंदर अगर पूछे तो आपका कौन सा बताओगे, कौन सी सत्ता आ चुकी थी, अलाउद्दीन खिलजी यानी कि मुगल सत्ता यहाँ पर प्रवेश कर चुकी थी। लेकिन 1326 से लेकर 1947 तक इसका इतिहास मिलता है। 1326 से 1947 तक कौन सा था, सिसोदिया भोहिल वंश की दूसरी शाखा कौन सी थी, सिसोदिया, जिसका टाइम पीरियड क्या होगा 1326 से लेकर 1947 ईस्वी। और भोहिल शाखा का अगर राजवंश की बात करेंगे तो 734 ईस्वी से 1303 ईस्वी के। तो ये था। अब देखते हैं इनके बारे में, इनकी स्थापना किस प्रकार से, इनका वंश किस प्रकार से, तो और इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, जो बेसिक जानकारी है वो करते हैं अपने। इनकी कुल देवी कौन सी थी, बाण माता। कुल देवी कौन सी थी, बाण माता। कुल देवता, कुल देवता कौन सा, एक थी, कौन थे, एक थी। और इस क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या बोलते थे, प्राचीन नाम क्या दिया जाता था इस क्षेत्र को, तो सीवी, मेघ और मेघपाट। दूसरा क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसके बाद में विद्वानों के अलग अलग मत है, यानी कि जो भोहिल वंश है
जो 2018 के अंदर बीएसटी एग्जाम हुआ था, वहां पर पूछा गया था कि इनको मुस्लिम किसने माना है, यानी कि इनकी उत्पत्ति की अगर बात करें तो मुस्लिम किसने माना है? मुस्लिम एक व्यक्ति था नौशेरमा, नौशेरमा की संतान। ये मत किसका है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुस्लिम नौशेरमा की संतान किसने बताया? किसने बताया? अबुल फजल ने। किसने बताया? अबुल फजल। इसके बाद में इनको ब्राह्मण किसने बताया? दूसरा मत क्या है इन दोनों का? ब्राह्मण। ये क्वेश्चन पूछा गया था। कर्नल टोड के अनुसार जो मेवाड़ का भूल राजवंश है वो कौन से, इनकी उत्पत्ति कहां से? इस प्रकार से बीएसटीसी के अंदर क्वेश्चन बना था 2018 के अंदर, जो बांसवाड़ा यूनिवर्सिटी ने लिया था। तो ब्राह्मण किसने बताया? कर्नल टोड। किसने बताया? कर्नल टोड व मोनोथ ने। मोनोथ नेल्स को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गैजेटियर भी कहा जाता है। अबुल फजल की भी संज्ञा दी जाती है। इनके दो मोनोथ नेल्स विख्यात मारवाड़ परगना ऋग्विजय जसवंत सिंह के दरबारी कवि कौन थे? मोनोथ नेल्स थे। इनके अनुसार ये क्या है? ब्राह्मण। और इनका जो राज तिलक है, इस मत, ये सर्वमान्य मत है ब्राह्मण वाला। और इस प्रकार से क्योंकि वो पूरा नंबर, लेकिन थोड़ी सी इसकी दो तीन एक वैसी बात और हो चुकी है। तिलक, इनका राज तिलक कौन करता था? तो भील है, भील लोग करते थे। और कहाँ के? उंदरी गांव के भील लोग। भीलवाड़ा के अंदर एक गांव पड़ता है उंदरी, उंदरी गांव के भील क्या करते हैं? इनका राज तिलक। तो ये दो तीन इनकी बेसिक जानकारी। तो एक बार मेरे साथ में दोबारा रिपीट करो। मेवाड़, मेवाड़ का अगर क्षेत्र पूछे वर्तमान में कौन कौन सा क्षेत्र समझ लो? उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़। और वंश कौन सा था? भोइल वंश। भोइल वंश की सबको मैंने बात किया था दो। कौन कौन सी? एक तो था भोइल, जिसका अगर राजवंश पूछे तो आपका क्या होना चाहिए? 734 से 1303 ईस्वी। और इसके बाद में दूसरा वंश कौन सा? सिसोदिया, 1326 से लेकर 1947 ईस्वी। 1326 से 1947। कुलदेवी कौन सी थी? बाणवा थी। कुलदेवता एक ही थी। और प्राचीन नाम क्या था इस क्षेत्र का? सीवी मेद मेदपाट। उत्पत्ति मुस्लिम नौशेरमा संतान किसने बताया? अबुल फजल ने। किसने बताया? अबुल फजल ने। और ब्राह्मण किसने बताया? कर्नल टोड और मोनोथ नेल्स ने। इसके बाद में इनका राज तिलक कौन करता था? भील करते थे। और भील कहाँ के? बोली पार्टी उंदरी गांव के। इसके बाद में अपनी बात करते हैं इनके राजवंश वंश किस प्रकार से आया था, कौन लेकर आया था, कौन वो बंदा था। तो एक नाम आता है अपने शिलादित्य। शिलादित्य का जन्म देखो कि एक ब्राह्मण था देवादित्य। ये क्या था? ब्राह्मण। देवादित्य एक ब्राह्मण था। तो देवादित्य की एक पुत्री थी विधवा। विधवा पुत्री थी, उसका नाम था सुभागा देवी। उसका नाम क्या था? सुभागा देवी। अपने जो सर्वमान्य मत है ब्राह्मण वाला, ये करने ध्यान में रखना। इसका इतना याद रखना कि मुस्लिम नौशेरमा संतान किसने बताया? भोइल वंश को, तो अबुल फजल ने। लेकिन जो सर्वमान्य मत है वो कौन सा है? कर्नल टोड और मोनोथ नेल्स को। राजस्थान इतिहास के पितामह किसे कहा जाता है? कर्नल जज टोड को। तो सर्वमान्य मत किनका होगा? कर्नल टोड और मोनोथ नेल्स का। तो इनके अनुसार कर रहे हैं अपने, किसके अनुसार? कर्नल टोड और मोनोथ नेल्स के अनुसार। अब देखो कि मोनोथ नेल्स और कर्नल टोड जी क्या कह रहे हैं कि शिलादित्य था, शिलादित्य के नाना जो थे देवादित्य ब्राह्मण, यानी कि पंडित थे। तो उनकी एक पुत्री थी, विधवा पुत्री। उसका नाम क्या था? सुभागा देवी। और जो शिलादित्य का जन्म हुआ सुभागा देवी की कोख से हुआ था बीज मंत्र के द्वारा। किसके द्वारा? बीज मंत्र के द्वारा। यह लॉजिक है सभी के लिए। शिलादित्य का जन्म सुभागा देवी की कोख से हुआ, वो भी किसके द्वारा? बीज मंत्र के द्वारा। और सुभागा देवी कौन थी? देवादित्य ब्राह्मण की
विधवा पुत्री थी, ध्यान में रखना। इसके बाप का नाम नहीं मिलता। अब देखो शिलादित्य की एक संतान थी गुहिलादित्य। कौन थी? गुहिलादित्य लोधी। गुहिलादित्य के पिता, माता और दाई, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। तो पिता कौन था? शिलादित्य। पिता कौन है? शिलादित्य। माता कौन है? पुष्पावती। माता कौन है? पुष्पावती। और दाई मां कौन है? कमलावती। ये गाइस जानकारी आपको ये बढ़िया तरीके से करवा रहा हूँ, पूरा डीपली टॉपिक करवा रहा हूँ, और यहाँ से पक्का 100% क्वेश्चन आएगा। कौन सा भी एग्जाम हो राजस्थान से रिलेटेड, यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जितना करवाए यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का 100%। तो गुहिलादित्य के पिता का नाम क्या था? शिलादित्य। माता कौन थी? पुष्पावती। और दाई मां कौन थी? कमलावती। देखो गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दाई मां पूछा जा सकता है कि गुहिलादित्य की दाई मां कौन थी? तो कमलावती थी, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दाई मां कौन थी? कमलावती। अब देखो कि गुहिलादित्य अगर बात करें, एक होता है वंश की स्थापना, एक होती है राजवंश की स्थापना। वंश तो यानी कि वंश का संस्थापक कौन है? गुहिल वंश का संस्थापक, वंश का संस्थापक कौन है? गुहिलादित्य। कौन है? गुहिलादित्य है। लगभग 566 ईस्वी के अंदर इन्होंने वंश की स्थापना की है, न कि राजवंश। ये ध्यान में रखना, अगर पूछा जाए गुहिल वंश का संस्थापक कौन है और कब की गई, तो 566 ईस्वी में। कब की गई थी? 566 ईस्वी में। और किसने की थी? गुहिलादित्य ने की थी। किसने की थी? गुहिलादित्य ने। तो इसके बाद में अपने करते हैं राजवंश के संस्थापक कौन है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में अपने करते हैं राजवंश। तो अब देखो राजवंश की अगर बात करें अपनी, तो राजवंश में पहला शासक आता है इनके कालभोज। कौन आता है? कालभोज आता है। तो पहला शासक है इनके कालभोज। पहला शासक कौन है इनका? कालभोज। और इनका जो होगा टाइम पीरियड है वो 734 से 753 ईस्वी। 734 से 753 इस टाइम पीरियड में मत पढ़ना, एक का याद रखना, 734 ईस्वी। तो इनके पिता कौन थे? नागदित्य। पिता कौन थे? नागदित्य थे। कालभोज के अगर पिता पूछे तो नागदित्य थे। अब देखो ये कालभोज जी के गुरु थे हरित ऋषि। गुरु कौन थे? हरित ऋषि थे। तो हरित ऋषि जी की ये गाय चराते थे। कालभोज जी क्या करते थे? गाय चराते थे। तो हरित ऋषि की पत्नी को सपना आया। सपना चौधरी वाला नहीं, सपना यानी कि ड्रीम्स। रात में जो सपना आता है, कईयों को तो दिन में भी सपने आते हैं, वो सपने नहीं होते। सपने आपने देखा होगा, सपने कभी भी सच नहीं होते। तो कईयों के सच भी होते, जो मेहनत करते हैं उनके सच होते हैं। सपने सच होते हैं, लेकिन जो मेहनत करते हैं उनके सच होते हैं। तो हरित ऋषि की पत्नी का नाम था राष्ट्रसेनी। इसकी पत्नी कौन थी? राष्ट्रसेनी जी को सपना आया कि भी ये जो कालभोज है वो जल्दी ही मेवाड़ का शासक बनने वाला है, यानी कि चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा। आक्रमण करती है चित्तौड़ पर क्या कर लेगा? अपना कब्जा कर लेगा। तो अब राष्ट्रसेनी जी ने हरित ऋषि को कहा कि आपका जो चेला है कालभोज, ये मुझे इस प्रकार से सपना है। तो हरित ऋषि कहते ये झूठ नहीं, ये सच है। क्योंकि देखो आजकल के ऋषियों की बात करें तो वो ऋषि नहीं रहे। मैं पार्टिकुलर किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो संत महात्मा नहीं रहे। पहले भगवान के बराबरी का दर्जा था इनको। ये जो आशीर्वाद दे देते थे,
सच है, वास्तव में हकीकत है। आप कभी भी रामायण महाभारत देखना, अपना इतिहास पढ़ना, उसके अंदर जो भी है वो सही बातें बताई गई है बिल्कुल। लेकिन आजकल की अगर महाराज की बात करें, संत की बात करें, तो वो संतों वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे अपने साथ अंधविश्वास हुए हैं। तो उन अगर अंधविश्वासों को अगर अपने ध्यान में रखें तो आज वाले वो महाराज नहीं है जो पहले वाला। तो हरित ऋषि के आशीर्वाद से इसने 734 ईस्वी, कब 734 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? चित्तौड़ पर आक्रमण किया। और चित्तौड़ पर उसमें शासक था मान मौर्य जी को हरा दिया। किसको हराया? मान मौर्य को हराकर गोहिल राजवंश की स्थापना। किसकी स्थापना की? राजवंश की स्थापना कब कर दी? 734 ईस्वी में। अब गाइस यहां से क्वेश्चन एक और निकल कर आता है कि गोहिल राजवंश की स्थापना कब हुई है? तो राजवंश की स्थापना हुई है 734 ईस्वी में। और करने वाला कौन था? कालभोज। कौन था? कालभोज था। अगर पूछे गोहिल वंश की स्थापना तो 566 ईस्वी के अंदर गोहिलादित्य ने की थी। किसने की थी? गोहिलादित्य। दोनों अलग अलग है। तो गोहिल राजवंश का संस्थापक गोहिलों का आदि पुरुष, और संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक संस्थापक अगर पूछे तो कौन है वास्तविक संस्थापक? किसको माना जाता है? कालभोज को माना जाता है। किसको माना जाता है? कालभोज को। अब देखते हैं इनकी राजधानी, गोहिल वंश की प्रथम राजधानी। तो प्रथम राजधानी कौन सी थी? नालंदा। और नालंदा कहां पर है? उदयपुर। नालंदा कहां पर है? उदयपुर में। इसके बाद में देखो कि अलग अलग विद्वान इनके नाम और उपाधि के बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग कह रहे हैं, यानी कि अपने राजस्थान का इतिहास इस प्रकार से कर देखो कि कभी तो कोई कुछ कह रहा है, किसी के एक मत नहीं है, किसी के भी कोई भी राइटर है उनके एक मत नहीं है। अब देखो जी, कुछ तो कह रहे हैं कि कालभोज इनकी उपाधि है, कोई कह रहे बप्पा रावल इनकी उपाधि है, लेकिन इंसान बड़ा ताकतवर था भाई। इसके बारे में बताऊंगा दो चार बातें, और आपको कैसा झूठ बोल रहा है। देखो भाई इतिहास में लिखा हुआ ये है तो हम झूठ बोलेंगे या क्या करेंगे? तो एक तो थे कि वीर विनोद, आपने किताब देखी होगी। वीर विनोद के लेखक कौन थे? श्यामल दास। कौन थे? श्यामल दास जी थे। कौन थे? वीर विनोद किताब के लेखक कौन थे? श्यामल दास थे। इसके अनुसार नाम और उपाधि, वीर विनोद के लेखक के अनुसार इनका मूल नाम क्या था और उपाधि क्या थी वो देखा। तो इनका मूल नाम ये बताते हैं कि बप्पा रावल है। मूल नाम क्या है? बप्पा रावल है। और उपाधि कालभोज या मालभोज। उपाधि क्या बताते हैं? कालभोज या मालभोज। इसके बाद में दूसरा मत देखो अपने किसका मानते हैं कि मोहनोद नैणसी। अब लो जी, मोहनोद नैणसी और कर्नल टोड, मूल नाम ये क्या बता रहे हैं और उपाधि क्या बता रहे हैं, इन दोनों में चक्कर है। ये तो बता रहे हैं कि मूल नाम क्या है? कालभोज या मालभोज, और जो उपाधि बताई गई है वो क्या बताई गई है? बप्पा रावल। लो जी, अलग अलग बता रहे, क्या बता रहे? अलग अलग बता रहे कि इनका ये नाम है, ये उपाधि है। तो मोहनोद नैणसी और कर्नल टोड के अनुसार मूल नाम पूछे तो कालभोज या मालभोज, उपाधि बप्पा रावल। अब देखो भाई इनके बारे में ये कहा जाता है कि लगभग 13 क्विंटल की तो ये तलवार उठाते थे। तलवार की 13 क्विंटल, 13 क्विंटल की तलवार और खड़ग उठाते थे। प्लस
इनका जो एक टाइम का भोजन होता था वो 4 बकरे एक टाइम का भोजन, और जो इनकी धोती थी वो 36 गज की धोती। कितने गज की? 36 गज की, यानी कि 12 घंटों के सूट आ जाता है। ये कहा जाता है कि इतना तकड़ा शरीर था। इसके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने क्या चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये तो फालतू की बातें हैं, इसको चाहे ध्यान में मत रखना, ये तो इतिहासकार वगैरह जो लिख देते हैं। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो निकल कर आएगी कि सोने के सिक्के मेवाड़ में किसने चलाए थे? तो बप्पा रावल या कालभोज या मालभोज ने चलाए थे। इसके सबूत में मेवाड़ खुदाई के दौरान मिले। किसका चित्र मिला? एक तो उगते हुए सूर्य का चित्र है, उगते हुए सूर्य का चित्र है। दूसरा चित्र किसका मिला? कामधेनु यानी कि गाय का चित्र, बछड़े का चित्र। किसका चित्र? बछड़े का चित्र है। और बप्पा रावल का दंडवत प्रणाम करते हैं। इसका चित्र मिला? बप्पा रावल का दंडवत प्रणाम करते हुए चित्र है। तो ये चित्र है, ये बातें हैं कि सोने के सिक्कों पर कौन कौन से चित्र मिले। तो उगते हुए सूर्य, कामधेनु, बछड़े का और बप्पा रावल का दंडवत यानी कि पूरा झुककर प्रणाम करते हुए ये चित्र मिले हैं। तो गाइस एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपने कि इन्होंने देखो कि अपने गुरु के लिए, यानी कि इनके गुरु कौन थे? हरित ऋषि थे। उनके आशीर्वाद से चित्तौड़ जीता, इन्होंने मानगौरी को हराया। आपको ये पता लग चुका है। इसके बाद में देखो कि इन्होंने दो मंदिरों का निर्माण करवाया था। वो मंदिर कौन कौन से? एक तो एकलिंग जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? एकलिंग जी का मंदिर। ये कहां पर है? कैलाशपुर। एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी कहां पर है? उदयपुर के अंदर। इसके बाद में दूसरा मंदिर करवाया था सास बहू का मंदिर, सास बहू मंदिर या सहस्त्र बाहु मंदिर। ये कहां पर है? नागदा उदयपुर। इस मंदिर के बारे में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सहस्त्र बाहु या सास बाहु मंदिर कहां पर है। तो वो नागदा उदयपुर के अंदर है। एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? कैलाशपुर उदयपुर। तो भाई देखो यहां से एक क्वेश्चन और बनता है। और पटवार जो 2016 के अंदर भर्ती हुई थी, उसके अंदर पटवार क्लिक के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। खुमान राजों का देवरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको किताब में नहीं मिलेगा। खुमान राजों का देवरा, ये भी कहां पर है? नागदा के अंदर है। कहां पर है? नागदा उदयपुर के अंदर। देखो कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, वो उसका लॉजिक क्या था? सहस्त्र बाहु से संबंधित मंदिर, क्योंकि सहस्त्र बाहु मंदिर यानी कि सास बहू मंदिर के जो सामने बिल्कुल खंडहर अवस्था के अंदर जो मंदिर पड़ा हुआ है, यानी कि बिल्कुल अपने जो राजस्थानी में बोलते हैं ढूंढिया, क्या बोलते हैं? ढूंढिया, यानी कि खंडहर अवस्था के अंदर जो मंदिर पड़ा हुआ मंदिर है, उसको क्या बोला जाता था? खुमान राजों का देवरा। और ये खुमान राजों का देवरा कहां पर है? सहस्त्र बाहु मंदिर के सामने। और सास बहू मंदिर किस प्रकार से, यानी कि ये मंदिर इस प्रकार से है, ये मंदिर किस प्रकार से बना हुआ है, यानी कि एक तो पूरा मंदिर है इस प्रकार से बड़ा, और एक इसके अंदर क्या है? छोटा मंदिर। एक इसके अंदर क्या है? छोटा मंदिर है। तो इस प्रकार से, यानी कि जो बड़े वाला मंदिर है, ये वाला बड़ा जो मंदिर है, ये किसका है? सास का है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और छोटा मंदिर है वो बहू का मंदिर है। छोटा मंदिर है वो किसका मंदिर है? बहू का मंदिर है। तो इस प्रकार से मंदिर बना हुआ है।